हेलो फ्रेंड्स, कैसे बेटा सब लोग? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, दैट्स गुड। तो बेटा लास्ट क्लास में एक इंट्रोडक्शन लिया था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। आज इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैं एक बार इसकी डेफिनेशन पहले आपको रिकॉल करा दूं कि इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है। बेसिकली डेफिनेशन नहीं बोलते, स्टेटमेंट बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट इन अ कॉइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन of magnet with respect to coil is known as electromagnetic induction। बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि किसी कॉइल के अंदर मैग्नेट के मूव करने की वजह से, मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस करने की जो घटना होती है, जो फिनोमेना होता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक फील्ड से जनरेशन, कि आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड से कैसे बनाएंगे। ठीक है बेटा, फैराडे ने इसके बारे में बात करी थी लास्ट क्लास में, मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंट क्या क्या थे, किस किस तरीके से आपको क्या क्या रिजल्ट मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि फेराडे ने, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फेराडे ने ये देखा था कि बेटा किसी कॉइल को या किसी सॉलिनॉइड के पास में अगर आप मैग्नेट लेके आते हो, मूव कराते हो, तो उसके साथ जुड़े हुए गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आता है। लेकिन अगर आप किसी जगह रख देते हैं, रेस्ट पे रख देते हैं, मूव नहीं कराते, तो फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। इसका मतलब है कि मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से करंट बनती है। अगर मैग्नेट मूव ना करे तो करंट नहीं बनेगी। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात और है, कुछ केसेस हैं जैसे कि मैग्नेट और कॉइल यानी कि सॉलिनॉइड, इनका रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके क्या क्या तरीके हैं। रिलेटिव मोशन होना और मोशन होना दोनों में अंतर होता है। ठीक है, पहली बात, किस किस तरीके से करंट बना सकते हैं। आपने कॉइल रखी यहां पर, रेस्ट पे रखी और मैग्नेट को मूव कराया, तो इसके अंदर करंट बन सकती है। दूसरा केस, मैंने मैग्नेट को यहां रखा और कॉइल को मूव कराया, इस केस में भी करंट बन जाएगी, क्योंकि मैग्नेट के हिसाब से कॉइल अभी मूव कर रही है, दोनों के दोनों रिलेटिव मोशन में है। तीसरा केस, दोनों मूव कर रहे हो लेकिन दोनों की स्पीड सेम नहीं होनी चाहिए, इसकी स्पीड कुछ और है, उसकी स्पीड कुछ और है, अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो भी पॉसिबल है कि इसके अंदर करंट बनेगी। ठीक है बेटा, तो तीनों केसों में करंट बन सकती है। अब यहां पर इसी चीज को दिखाने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं केस ए। दिस इज केस ए, इट इज अ गैल्वेनोमीटर। और मैंने आपको बताया गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है विच सेंसेस करंट, जो सिर्फ ये पता लगाती है करंट आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरी बात, इसका फायदा ये है कि ये बता सकते हैं करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट का भी बता सकती है कि करंट इधर से उधर जा रही है कि उधर से इधर जा रही है। ठीक है ना, दोनों तरफ मूवमेंट हो सकता है इसकी निडल का। अब देखिए, तो इनिशियल केस में गैल्वेनोमीटर जीरो पे दिखाता है, ऐसे जीरो यहां होता है सेंटर में गैल्वेनोमीटर पे, यानी कि अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, ऐसा दिखा रहा है। ऐसा कब? जब आप कॉइल को यहां पे रखें, गैल्वेनोमीटर के साथ कॉइल लगी हुई है, अगर इसके अंदर कोई भी करंट बनेगी तो गैल्वेनोमीटर की निडल जो होगी वो डिफ्रैक्ट करेगी, घूम जाएगी अपनी जगह से, मूवमेंट होगा इसके अंदर। तो जब आप मैग्नेट को इसके पास रखते हैं लेकिन मूव नहीं कराते, अब मैग्नेट भी रेस्ट पर है, कॉइल भी रेस्ट पर है, मैंने लिखा है वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, तो इफ बोथ आर एट रेस्ट that means there is no relative motion of magnet with respect to coil, there will be no production of current, that means current इसके अंदर नहीं बनेगी। तो यहां पर करंट नहीं है, ठीक है, नहीं आ रही करंट। ओके, अब बात करते हैं इस केस की। सेकंड केस में हमने क्या किया, नॉर्थ पोल एरा मैग्नेट का साउथ पोल एरा, इसको आपने मूव करा दिया, हम इसको उधर की ओर लेके गए। जैसे ही आप इसको उधर की ओर लेके जाओगे, गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। मान लेते हैं कि वो डिफ्लेक्शन जो था वो आ गया इस तरफ को, ऐसे डिफ्लेक्शन ऐसे आ गया। ठीक है, यहां मैं मान लेता हूं ये थे हमारे पास एरो, ये पहले ऐसे थी, अब डिफ्लेक्शन इधर आ गया, जीरो किधर था हमारे पास, जीरो यहां था, तो ये डिफ्लेक्ट हो गई, एक तरफ को चली गई। ओके, दूसरा केस, थर्ड केस, ये तो आपके पास सेकंड केस था, केस नंबर बी। थर्ड केस, थर्ड केस में क्या होता है कि थर्ड केस में इस मैग्नेट को आपने क्या किया, इस कॉइल से पीछे खींचा, बैक साइड। जब उसको बैक साइड खींचा तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन फिर होता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये जीरो एंड था। देखो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नॉर्थ को इधर ले जाओगे तो इधर ही डिफ्लेक्शन होगा, साउथ को इधर लेके आओगे तो इधर डिफ्लेक्शन होगा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, कि ऐसा ही होगा। वो कॉइल में टर्न्स किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, इतना ज्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ना इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत है। आपको सिंपल काम कर चलने वाला है, अगर जो मैं आपको बता रहा हूं उससे, कि जैसे ही मैं इसको इधर की ओर लेके जाता हूँ, मैग्नेट को इसके पास लेके जाता हूँ, डिफ्लेक्शन हो जाता है एक तरफ को, और जैसे इसको दूसरी तरफ लेके जाते हो तो डिफ्लेक्शन भी अपोजिट साइड हो जाता है। तो डिफ्लेक्शन के ऑपोजिट साइड मूव करने का मतलब क्या हुआ
कि अगर मान लो करंट इसमें, इस वाली कॉइल में करंट बाई चांस ऐसे मूव कर रही है, ऐसे, ठीक है, इस वाले केस में, तो इस वाले केस में करंट ऐसे मूव कर रही होगी, उल्टा, उल्टी डायरेक्शन में करंट आ रही होगी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जाती है अगर आप मैग्नेट की मूवमेंट की डायरेक्शन बदल जाते हैं। कि नॉर्थ पोल को पास लाए तो करंट अगर इधर की ओर हो गई, या करंट ऐसे जा रही है तो अगर नॉर्थ पोल को दूर लेके जाऊंगा तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। इसी तरीके से अगर नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल कर देते हैं, हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि इसी केस में अगर मैं आपको बताता हूं कि अगर रिलेट करना चाहें आप तो क्या हो सकता है, चेक दिस। अगर इन द सेम केस मैं दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, उल्टी कर दी मैंने, मैग्नेट उल्टा रख दिया मैंने, ठीक है, ओके। गैल्वेनोमीटर ये लिखा है आपके पास, दिस इज जी, दिस इज जीरो एंड। तो अगर मैं इस बार साउथ को पास लेके जाता हूं, साउथ को पास लेके जाता हूं, तो निडल का डिफ्लेक्शन पता है किधर होगा, इधर। सेम केस है दोनों के दोनों, इस बार इसको भी इधर ही लेके जा रहे थे, इसको भी इधर ही लेके जा रहे हैं। अंतर क्या है कि ये आपके पास नॉर्थ पोल इधर जा रहा था, ये साउथ पोल, यानी अगर आप पोल रिवर्स कर देते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल पहले जा रहा था पास में, अगर उसकी जगह साउथ पोल को ले जाए उसकी तरफ, तो करंट की डायरेक्शन बदल जाती है, क्योंकि निडल इधर थी पहले तो अब इधर है, यानी कि करंट की डायरेक्शन अब ऐसे हो गई, ये इस तरीके से मूवमेंट होता है। मैं इसके कंपेरिजन में कह रहा हूं, अगर फर्स्ट केस में ऐसा मूवमेंट होगा नॉर्थ पोल को ले जाने के बाद, तो सेकंड केस में साउथ पोल को ले जाने का पक्का ऐसा ही होगा। और इसी तरीके से अगर मैं उसकी बात करता हूं, सेम केस, उसको भी चेक कर लेते हैं। दिस इज केस नंबर सी, जीरो एंड, इस बार क्या कर रहे हैं हम, बस मैंने पोल उल्टे कर दिए, साउथ इधर कर दिए, नॉर्थ इधर कर दिया, और मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं। आप चेक करो, मैंने और कोई चेंज नहीं किया है। इसको इससे चेक करो, इसमें भी ये इधर ही जा रही थी, इसमें भी इधर ही जा रही है, इसमें क्या है, इसमें इधर जा रहा है, इसमें भी इधर जा रहा है, लेकिन पहले नॉर्थ पोल दूर जा रहा था, अभी साउथ पोल दूर जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन इधर था तो इसमें डिफ्लेक्शन उल्टा हो जाएगा, ये। तो इन कंपेरिजन टू दिस, सी वाले केस में इससे ये आ जाएगा। अगर आपने मैग्नेट का पोल बदल दिया ना बेटा, तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन बदल जाती है। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, वही चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है किस पोल को आप कॉइल के पास लेके जा रहे हैं। अगर आप पोलैरिटी बदल देते हैं, नॉर्थ की जगह साउथ कर देते हैं, तो डिफ्लेक्शन ठीक उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा। ये पता है कैसे, मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ। इसको आप ऐसे इमेजिन कर लो, इमेजिन करेंगे, एग्जैक्टली ये नहीं है लेकिन इमेजिन कर लो कि बैटरी लगी हुई है। अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव इधर है, तो करंट इधर से इधर जाएगी। अब बैटरी तो यही है लेकिन मैं इसको उल्टा कर दिया, तो नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर आ गया, अब करंट इधर से जाएगी। पता लग गया, सेम सर्किट सेम बैटरी, सिर्फ उल्टा सीधा लगा दो तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती। तो ऐसे मैग्नेट के साथ है, जैसे बैटरी करंट प्रोड्यूस करती है नॉर्मल सर्किट के अंदर, ऐसे ही यहां पर करंट को इंड्यूस करने का जो मेन काम है वो है मैग्नेट। मैग्नेट की वजह से ऐसा हो रहा है। इस कॉइल को आप ऐसे ही कहीं घुमाते रहिए, कोई करंट नहीं आएगी, मैग्नेट आती है तभी जाके कॉइल के अंदर आता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि जैसे बैटरी के टर्मिनल बदलने के बाद करंट उल्टी हो जाती है, ऐसी मैग्नेट के भी पोल्स उल्टे करने के बाद करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसको डायग्राम को बनाइएगा जरा कॉपी के अंदर, ठीक है, ढंग से इसको नोट करिएगा सो दैट यू कैन कंपेयर। तो ये तो नॉर्मल केस था, बी ही केस में जब ये था, नॉर्थ इधर था तो ऐसा हुआ, साउथ इधर था तो ऐसा हो गया, सेम दोनों केस है, ठीक है ना, बस मैग्नेट मैंने उल्टा कर दिया। ये दोनों केस भी एक जैसे हैं, बस मैंने मैग्नेट उल्टा कर दिया, तो दोनों में कंपैरिजन पता लग गया। ठीक है बेटा, अब मेन बात है कि ऐसा होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या क्या इसके पीछे रीजन है। ठीक है, तो मैं कुछ आपको बातें बताने जा रहा हूं, बड़ी गंभीर बातें हैं लेकिन इसको समझिएगा आराम से, ठीक है। समझते हैं कि टेक्निकल इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ उतनी बातें बताऊंगा जितने की क्लास 10th लेवल के लिए आपके लिए समझनी जरूरी है। बहुत हाई फाई नहीं जाऊंगा, बहुत हाई फाई जाऊंगा क्लास 12th लेवल पे जा जाऊंगा तो फायदा नहीं है। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी उस पर आपको दिक्कत आएगी। वहां पर ऐसा नहीं, समझ भी सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको 12th लेवल पे समझना होगा तो मेरी क्लास 12th की वीडियो देख लीजिएगा, उसकी दिक्कत की बात नहीं। ठीक है बेटा, वहां पे सारी चीजें आपको और डिटेल में मिल जाएंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें। सबसे पहले एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको जानना जरूरी है कि व्हाट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स।
ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम सिंबल फाई बी से। देखो ये जो सिंबल है ना, जीरो बनाओ काटा, जीरो काटा, इसको बोलते हैं फाई, PHI, वी प्रोनाउंस इट एज फाई। ठीक है, तो ये जो फाई है, इस फाई और साथ में बी लिख दिया, बी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फाई बी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, FLUX फ्लक्स, इसको बोलते क्या है? तो पहले जरा डेफिनेशन इसके लिख लो और उससे इसका मीनिंग क्लियर होगा। डेफिनेशन ये थी, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the total number of magnetic field lines, comma, passing through, the total number of magnetic field lines, comma, passing through a given surface area, passing through a given surface area normally, normally का मतलब perpendicularly, normally, comma, is known as magnetic flux, is known as magnetic flux। ठीक है, तो अब सुनो क्या बताया मैंने। मान लो कि मेरे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये इसका बन रखा था। अब आपको पता है इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, नॉर्थ से बाहर निकल रही होगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस कॉइल को रखा यहां पे, ये कोई कॉइल या लूप मान लो, एक लूप था, सर्कुलर लूप। ठीक है ना, पूरा बंद है और कंडक्टर का बना हुआ है। ठीक है, एक तो केस ये था और एक केस था ये। इसी मैग्नेट को मैंने थोड़ा दूर रखा, लूप सेम था। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है घूम भी जाती है यहां से। ठीक है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूम गई, ऐसे घूम गई, कुछ सीधी चली गई, फिर कुछ घूम गई, ऐसे करके कुछ ये। अब मैंने आपसे पूछा कि दोनों केस में से किस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया। इस कॉइल का एक सरफेस एरिया है और इससे फील्ड लाइंस कितनी जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, जा रही है ना। इससे कितनी जा रही है, इससे सिर्फ ये जा रही है और ये जा रही है। तो इसका मतलब है इससे ज्यादा फील्ड लाइन जा रही है, इससे कम जा रही है, तो इसका फ्लक्स हो गया मोर, इसका फ्लक्स हो गया मोर, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें मोर हो गया और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया लेस। तो बड़ी सीधी सी बात है। सीधी सी बात क्या है, एक एरिया में से कितनी फील्ड लाइन जा रही हैं, जितनी ज्यादा जाएंगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा और जितनी कम जाएंगी उतना कम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, आप सुनिए अब क्या है, ये तो इसका मीनिंग था। इसके साथ में इसका एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए और SI यूनिट याद कर लीजिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। बस मैं बता दूं आपको कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फाई बी, इसका फॉर्मूला होता है B.A। B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, A का मतलब एरिया। B को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड एरिया, A इज एरिया। ठीक है, जिस एरिया से वो पास कर रही है। साथ में बात करूंगा कि व्हाट इज द SI यूनिट। बस इसको थोड़ा सा अपने इंफॉर्मेशन के लिए आप याद करिए, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वो होती है आपके पास वेबर, WEBER, वेबर, WB से डिनोट करते हैं, वेबर, WEBER, ये SI यूनिट होती है। ठीक है बेटा, याद रखना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे बड़ा रोल मैग्नेटिक फ्लक्स का ही है। एक्चुअल जो इसका कॉज है उसके पीछे सबसे बड़ा रोल मैग्नेटिक फ्लक्स का है। अब ये कैसे, चलो देखते हैं। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लेना कॉपी के अंदर। हालांकि इसमें से ये आपको लॉजिक समझना है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसका लॉजिक जरूर समझना है। अगर आपको सच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सीखना है कि एक्चुअली होता क्यों है ऐसा, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये होता है कि हमने डेफिनेशन रट ली, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख तो दोगे लेकिन समझ नहीं आया। ठीक है, तो वो मैं समझा रहा हूं। अब देखो क्या होता है बेटा, ये मेरे पास एक कॉइल थी, ये था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा कि करंट आई है कि नहीं आई है, इस काम के लिए गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। साथ में हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट।
अब इस मैग्नेट को मैं मूव कराता हूं, होता क्या है, अगर मैग्नेट दूर होगी तो इससे जाने वाला फ्लक्स कम होगा, यानी कि फील्ड लाइंस कम जाएंगी, क्योंकि फील्ड लाइन मुड़ जाती है ना, तो दूर होगा तो कुछ कम फील्ड लाइन जाएंगी। लेकिन जैसे ही मैग्नेट पास आएगी इससे जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़ती चली जाएंगी, है ना बेटा। जब ये दूर था, अगर ये दूर होगा इस कॉइल से तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा कम जाएगा, क्योंकि फील्ड लाइंस कम इसके एरिया से पास करेंगे, इस एरिया से इसकी फील्ड लाइंस कम पास करेंगे। लेकिन जैसे ये पास आएगा, आपको पता है ना फील्ड लाइंस कैसे जाती है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। जब आप इसको मैग्नेट को पास लेके आओगे तो और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो जाएंगी जो इससे पास करेंगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहली चीज होती है वो होता है मोशन ऑफ मैग्नेट। मोशन ऑफ मैग्नेट, सबसे पहले आप मैग्नेट का मोशन करते हैं, मैग्नेट का मोशन होना चाहिए। और मैग्नेट के मोशन के बाद, चलो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, मोशन ऑफ मैग्नेट। जब मोशन ऑफ मैग्नेट होता है तो उससे क्या होता है, उससे होता है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, फ्लक्स चेंजेस। ये मैं आपको पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूं कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। जब मैग्नेट को मोशन में लेके आते हो, अगर मैग्नेट यहां रखी थी तो क्या होगा, अगर मान लो को मैग्नेट को यहां मैं रख के छोड़ दूं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास तो करेगा लेकिन चेंज नहीं होगा। और फैराडे ने क्या देखा था, फैराडे ने ये देखा था कि जब भी आप मैग्नेट को रख के छोड़ देते हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं करती। इसका मतलब है करंट बनने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज ही चाहिए, यानी फील्ड लाइंस कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे जानी चाहिए। तो जब आप इसको पास लाओगे तो फील्ड लाइंस ज्यादा जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा जाएंगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा, और जब दूर लेके जाओगे तो फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ऐसे होता रहना चाहिए। तो जब ऐसा होगा तो मोशन ऑफ मैग्नेट से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, कभी मोर कभी लेस, कभी मोर कभी लेस, ठीक है। अब उससे क्या होता है, उससे होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, उससे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। एंड व्हाट इज कॉल्ड ईएमएफ, ईएमएफ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली एक वोल्टेज होती है, पोटेंशियल बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप मैग्नेट को मूव कराते हैं यहां पर, तो मैग्नेट के मूव कराने की वजह से ये जो कॉइल दिख रही है ना आपको, ये जो कॉइल दिख रही है आपको, इस कॉइल के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होंगे, क्योंकि ये कॉपर की बनी हुई है, कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देते हैं तो करंट बनती है। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जब तक मैं मैग्नेट को मूव ना कराऊं इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो रैंडम जा रहे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं, एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते। जब तक वो एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तब तक करंट नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप मैग्नेट को मूव कराते हैं इस तरीके से लाते हैं तो क्या होता है, जब मैग्नेट को पास लेके आए तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स इधर आने चालू हो गए। जैसे मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है ना, नॉर्थ पोल इट बिहेव्स एज पॉजिटिव पोल, और मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है वो नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। तो अगर मैं नॉर्थ पोल को यहां लेके आता हूं तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या करेंगे, वो इधर आने की कोशिश करेंगे। क्यों आने की कोशिश करेंगे, नॉर्थ पोल पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर के कैसे हैं, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन जो भी इधर उधर घूम रहे थे अब उनको पॉजिटिव मिल गया, कुछ सामने पॉजिटिव सामने मिल गया, मतलब जो इधर उधर दौड़ रहे थे अगर यहाँ पॉजिटिव मिल गया तो इसका मतलब वो पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करेंगे। अब चलो इस बात को मैं समझाता हूँ। ये इस तरीके से कि मान लो बेटा कि कुछ लोग ऐसे थे, जैसे आजकल आपने देखा है कि फ्लड बहुत ज्यादा आ रखी है, तो ऐसे में लोगों को खाने की बड़ी समस्या हो गई है। गांव में जो लोग रहते हैं जहाँ पे पूरा पानी भर गया है उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो ऐसे में वो कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, जहां उनको खाना मिल जाता है इधर उधर चले जाते हैं। किसी को पता लगा वहां कुछ है तो वहां से कुछ खा लिया, वहां कुछ है तो वहां से खा लिया, तो रैंडम भी खा रहे हैं सारे के सारे। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करे। अब कैसे किए, हेलीकॉप्टर से ऊपर जाते हैं, हेलीकॉप्टर से नीचे गिराते हैं, तो जब गिरेगा हेलीकॉप्टर से फूड तो क्या होगा, जितने भी लोग इधर उधर थे वो क्या करेंगे, सारे इधर की ओर भागेंगे क्योंकि उन्हें यहाँ फूड मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब सोचो इसका इस प्रॉब्लम से क्या से रिलेशन हम बना सकते हैं। जो लोग इधर उधर जा रहे थे ना पहले, जब तक उनको फूड पैकेट नहीं मिले थे, दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मूविंग रैंडम, कोई उसका वो नहीं है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप फूड पैकेट ड्रॉप कर देते हो सारे के सारे इधर आते हैं। अब ये फूड पैकेट क्या हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल, और जितने सारे लोग जो घूम रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स।
तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करेंगे, फटाफट 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 सब इधर की ओर, सब इधर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। जब सब इधर आने की कोशिश करेंगे तो इनकी वजह से करंट बनेगी। हालांकि करंट वहां नहीं बन रही लोगों की वजह से, मैं यहाँ के हिसाब से बता रहा हूँ कि सारे जब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। तो ऐसे ही जब आप नॉर्थ पोल मैग्नेट का इधर की ओर लेके आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, और जब वो इधर की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गया, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करने की वजह से बनती है करंट। तो करंट कैसे बनेगी, करंट बन गई ऐसे, जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन। अब करंट ऐसे बन गई तो मान लिया कि करंट ऐसे करके फ्लो करती है, और फिर गैल्वेनोमीटर के निडल ने मान लिया कि ऐसे डिफ्लेक्शन दिखा दिया, बाई चांस मान लिया कि गैल्वेनोमीटर के निडल ने इधर डिफ्लेक्शन दिखा दिया। मैंने कहा कि मस्ट नहीं है कि गैल्वेनोमीटर की निडल इधर ही डिफ्लेक्ट करेगी, वो उल्टी साइड भी जा सकती है। वो इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इसकी कॉइलिंग किस तरीके से है, कि इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज घूमते हुए जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन चलो ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तो आएंगे, जब वो इधर आ गए तो करंट उधर गई, और जब करंट उधर गई तो फिर ये ऐसे करंट गई तो गैल्वेनोमीटर की निडल इधर दिख गई। तो करंट आ गई ना, किसकी वजह से आई, जब आप मैग्नेट को पास लेके आए, पास लेके आए तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर ये मैग्नेट दूर होगी तो इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको अट्रैक्शन के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मोशन ऑफ मैग्नेट हुआ, मैग्नेट मूव करी। मैग्नेट के मूव करने से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, यानी कि फील्ड लाइंस अंदर जाती है। जो फील्ड लाइंस अंदर जाती है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, खींचती है अपनी तरफ। और वो इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब अट्रैक्ट करना होता है, वो अपने आप को इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसको खींचने को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आप सुनिए इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट मींस द फोर्स व्हिच कॉजेस इलेक्ट्रॉन्स टू कम इन मोशन। क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर से जाते हैं इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से मूव कर गए, और जब वो मूव कर गए तो उसकी वजह से फिर फाइनली क्या होता है, उसके बाद फाइनली बनती है इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। एक्चुअली अब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो सीक्वेंस है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन मीनिंग ये होता है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्लास 10 की जो बुक में लिखा होता है, कैसा लिखा होता है कि द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट बाय द मोशन ऑफ मैग्नेट रिलेटिव टू द कॉइल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इसका बनना इसकी वजह से इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन वो बना कैसे, इसका मोशन होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को पुल मिलता है या पुश मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक डायरेक्शन में चलते हैं तो फिर करंट बनती है, और उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। एंड व्हाई दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, बिकॉज दिस इज क्रिएटेड। हम जिस चीज को बनाते हैं ना, जनरेट करते हैं, उसको इंड्यूस्ड वर्ड बोलते हैं। दो तरह की करंट होती है, एक तो होती है अप्लाइड करंट जो आपको घर में मिल रही है ऑलरेडी, बैटरी से मिल गई या फिर आपके ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट से मिल गई घर में, ठीक है, लेकिन वो तो होती है अप्लाइड जो आ रही है पहले से, लेकिन जिसको हम बना रहे हैं उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट एंड इंड्यूस करंट। नॉर्मल करंट ऑटोमेटिकली फ्लो कर रही होती है बैटरी से या किसी सर्किट से, इंड्यूस करंट वो होती है जिसको हम बनाते हैं, जो सर्किट में थी नहीं। आप चेक करो, इन यहाँ पे तीन चीज लगी हुई है, सोलेनॉइड, गैल्वेनोमीटर एंड मैग्नेट। इन तीनों में से कोई भी ऐसी चीज नहीं जो करंट बना सकती है, यानी खुद करंट नहीं देती है, लेकिन इन तीनों के कॉम्बिनेशन से या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिला, करंट बनी, और उस करंट को सेंस किसने किया, गैल्वेनोमीटर ने, कि करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है बेटा, राइट। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन सब चीजों से मिलकर बनता है। मैं जानता हूं कुछ चीजें आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आपने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हो सकता है ना सुना हो, लेकिन अगर आपको सच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेप्थ से समझना है तो बेटा ये होता है। हम 10th में सीधा इससे ये पढ़ लेते हैं, लेकिन ये लॉजिक नहीं है, वो रटने का तरीका है। लॉजिक तो ये है, बनता है ऐसे, क्योंकि आपको ये तो पता है कि मैग्नेट की मोशन से करंट बनती है, ये याद कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेफिनेशन आपने याद कर ली, लेकिन कैसे बनती है ये भी तो दिमाग में आना चाहिए। कैसे बनती है भाई, मैं कैसे मालूम बनती है, कैसे बनती होगी, क्या रीजन है उसके पीछे, तो ये रीजन है इसके पीछे, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, अगर नॉर्थ पोल यहां लेके गए, पॉजिटिव पोल है तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ गए। अब अगर मैं इसको दूर ले जाता हूं तो क्या होगा बेटा, अगर मैं इसको दूर ले जाता हूं तो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, फ्लक्स कम हो गया,
पहले ज्यादा हो रहा था क्योंकि पास आ रही थी, अब कम हो गया। तो नॉर्थ पोल अगर इससे दूर हो गया, इसको मैं अगर दूर ले जाता हूं, तो नॉर्थ पोल जब इससे दूर हो गया तो इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से इधर आ रहे थे? नॉर्थ पोल की वजह से, पॉजिटिव पोल था, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे। अब मैं इसको ही दूर ले जाऊं तो क्या होगा? वापस लौटना चालू हो जाएंगे, जहां से आए थे वहां जाना वापस चालू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब एक जगह आना चालू हो जाते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए या इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मैं उस नॉर्थ पोल को ही दूर ले जाऊंगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस चल पड़ेंगे जहां से आए थे। तो इलेक्ट्रॉन जब वापस जाएंगे तो क्या होगा? अब अगर इसको मैं दूर लेके जाता हूं, ठीक है, दूसरा केस क्या हुआ? ये तो चलो हमारे पास फर्स्ट केस था कि आप इसको इधर ले जा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए। सेकंड केस का जिक्र कर लेते हैं, अभी पता लग जाएगा। दिस इज गैल्वेनोमीटर। अब अगर ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है, मैं इसको इधर ले जाता हूं दूसरी साइड। अगर मैं दूसरी साइड ले जाता हूं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ये तो पॉजिटिव पोल था, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पहले इसकी तरफ आए थे क्योंकि ये पास था, लेकिन जब ये दूर चला गया तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वापस आने चालू हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे तो अब इलेक्ट्रॉन इधर गए तो करंट किधर बनेगी? करंट बन गई इधर की ओर। करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, करंट इधर बनी तो करंट इधर आई, तो करंट यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई, यहां से। अब गैल्वेनोमेट्रिक नीडल किधर दिखाएगी? अब गैल्वेनोमेट्रिक नीडल उल्टी साइड दिखाएगी। पहले इधर आए थे तो अब इधर। पता लगा? तो इसका मतलब मैग्नेट को इधर लेके आए तो डिफ्लेक्शन इधर हो गया, मैग्नेट को उधर लेके गए। नॉर्थ पोल को इधर लेके आए तो डिफ्लेक्शन इधर हो गया, नॉर्थ पोल को पीछे ले गए, डिफ्लेक्शन उल्टा, फिर लेके आए, फिर इधर, फिर लेके गए, फिर वापस, फिर ले गए, फिर। समझ में आया ना? तो जैसे आप इसको मूव कराते रहोगे वैसे ही इधर उधर नीडल घूमती रहेगी। इस ऐसा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है बेटा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ढंग से इस वीडियो को रिपीट कर करके बार में देखिएगा। मैं जानता हूं हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहली बार में सारी बातें समझ नहीं आएंगी। इसलिए सारी बातें समझ नहीं आएंगी क्योंकि कुछ बातें बुक में नहीं मिलेगी उनको। मैग्नेटिक फ्लक्स का जिक्र नहीं मिलेगा ढंग से बुक में, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिटेल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए उनको नई चीज मिलेगी, तो इसलिए उसको एक दो बार वीडियो देखनी पड़ेगी। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, आप लोग बहुत होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, मैं जानता हूँ आप कर सकते हैं इस काम को। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो करंट बनी इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। ऐसा रूल क्या है हमारे पास कि किसी एक सिस्टम के अंदर, किसी डिवाइस के अंदर करंट कहाँ फ्लो करेगी, उसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाए। तो फॉर दैट वी हैव अ ब्यूटिफुल लॉ दैट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो हमने पढ़ा था, करंट से मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स। राइट हैंड रूल में क्या होता है? उल्टा, फोर्स के बाद मैग्नेटिक फील्ड के बाद लास्ट में करंट, ठीक उल्टा रूल। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि व्हाट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बताता है? इसके पहले आप स्टेटमेंट लिख लें बेटा, मैं बता रहा हूं उसको साथ साथ आप लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if we stretch the fingers of our right hand, such that if thumb indicates direction of force, forefinger indicates direction of, ठीक है ना, FORE, forefinger indicates direction of magnetic field, then middle finger will indicate the direction of induced current. मिडिल फिंगर विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस को अंडरलाइन करना है, ठीक है ना, क्योंकि इंड्यूस नहीं छूटना चाहिए इस डेफिनेशन में। अगर इंड्यूस छूट गया तो गड़बड़ी हो गई भैया, फिर तो नंबर जाएंगे। बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट एंड इंड्यूस करंट। करंट वो होती है जो सर्किट में पहले से होती है, इंड्यूस करंट वो होती है जो हम बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं रिपीट कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ यू स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ अ राइट हैंड such that if thumb indicates direction of force, forefinger indicates direction of magnetic field, then middle finger will indicate direction of induced current. ये हमारे पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल था। अब इस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, किसके एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे लगता है। इसके जो एप्लीकेशंस हैं
वो है हमारे पास स्पेशली मेनली जो एप्लीकेशन है वो है डीसी जनरेटर, सॉरी एसी जनरेटर। जनरेटर में तो हालांकि लगता ही है चाहे कोई सा भी हो, लेकिन एसी जनरेटर इज द मेन एग्जांपल ऑफ दिस, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। आपको पता है कि जनरेटर में हमने सुन रखा है जनरेटर क्या काम करता है। जनरेटर के एक्सल को आप घुमाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसका जो केमिकल होता है उसके अंदर, डीजल से चल रहा हो, चाहे पेट्रोल से चल रहा हो, चाहे कैरोसिन से चल रहा हो, अलग अलग तरीके के जनरेटर होते हैं। तो अगर डीजल से भी चलने वाला जनरेटर देखा होगा आपने, कभी शादी वगैरह में कहीं आप गए हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, हमेशा बैकअप के लिए जनरेटर जरूर रखते हैं। ग्रीन कलर के होते हैं बड़े बड़े से जनरेटर, वो इस काम के लिए रखे होते हैं कि लाइट अगर चली गई तो लाइट आप बना पाएंगे, यानी कि करंट को आप बना पाएंगे, यानी करंट को क्रिएट कर पाएंगे। तो भाई करंट को अगर आप क्रिएट कर रहे हैं यानी कि इंड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगेगा करंट के डायरेक्शन के लिए। एसी जनरेटर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ये बात आप ध्यान रखें कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ढंग से समझे, ठीक है। एसी जनरेटर कभी और मैं आपको किसी वीडियो में बता सकता हूँ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है बेटा, राइट। तो फिलहाल ये ध्यान रखिए कि एप्लीकेशन ऑफ, अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, देन यू हैव टू राइट एसी जनरेटर, ठीक है बेटा, नाम याद रखना है इसका, ठीक। क्लियर हो गई बात बेटा। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में ढंग से पढ़ लिया, आपने इसके बारे में ढंग से पढ़ लिया। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर दो चीजें और होती हैं, ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि उनके नाम क्या होते हैं, क्योंकि आपको कुछ एक्टिविटी दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, उनका नाम क्या होता है। हो सकता है कभी आपको जरूरत पड़ जाए इसकी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो इंड्यूस करंट जो होती है, यानी फैक्टर्स ऑन विच इंड्यूस करंट डिपेंड्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो क्रिएटेड करंट होती है, इंड्यूस करंट होती है, वो डिपेंड करती है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमारे पास क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कॉइल थी, गैल्वेनोमीटर था, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे था। अब आप सोचिए किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। सबसे पहली चीज है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। इस कॉइल के अंदर टर्न्स कितने हैं, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा इसके अंदर करंट बनेगी, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे, मोर टर्न्स गिव्स यू मोर करंट, मोर इंड्यूस्ड करंट, ठीक। सेकंड हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दोगे उतना ज्यादा इंड्यूस करंट होगी, यानी कि मोर मैग्नेटिक फील्ड गिव्स यू मोर इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट, ठीक है। एक और बात है कि आप इस मैग्नेट को कितनी फास्ट मूव कराते हैं, यानी कि क्या लिख देता हूं मैं थर्ड पॉइंट, रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट विद कॉइल, रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट विद कॉइल, यानी कि कितना ज्यादा आप मैग्नेट को फास्ट मूव कराओगे उतनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी, यानी कि मोर स्पीड गिव्स यू मोर करंट, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा करंट बनेगी, ठीक है बेटा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये फैक्टर्स थे, ये मैंने आपको बता दिया, ये तीनों फैक्टर आपको याद रखने हैं जिनके ऊपर करंट फ्लो करती है, करंट डिपेंड करती है। अब एक लास्ट चीज मैं आपको बता दूं कि दो और हमारे पास कंसेप्ट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड, विच इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। उसके बारे में बताता हूं आपको, बस आपको पता होना चाहिए। यस, अगर तो ऐसा होता है बेटा कि आपके पास एक कॉइल थी, ठीक है, राइट, इसमें एक बैटरी लगी हुई है, एक टैपिंग की लगी हुई है, दिस की इज कॉल्ड टैपिंग की, टैपिंग की,
टैपिंग की कैसे होती है, जैसे डोरबेल वाली की होती है ना, आप उसमें सिर्फ ऑन करते हैं ऑफ अपने आप हो जाती है, तो उसको कई बार आप फटाफट दबा सकते हैं। नॉर्मली जो स्विच होते हैं घर में उसको आपको ऑन भी करना पड़ता है ऑफ भी करना पड़ता है, लेकिन जो डोरबेल वाली की होती है उसको आप सिर्फ ऑन करते हैं छोड़ देते हैं ऑफ अपने आप हो जाती है। तो ऐसी की को बोलते हैं टैपिंग की, उसको आप सिर्फ ऐसे ऐसे करके फास्ट बहुत उसको आप टैप कर सकते हो। तो ऐसी टैपिंग की यहाँ पे लगी हुई है, एक बैटरी थी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या होता है कि जब आप इस टैपिंग की को लगातार फटाफट फटाफट ऐसे ऐसे करते हो तो क्या होता है कि इसके अंदर दो तरीके की करंट होती है। एक तो करंट होती है अप्लाइड 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 करंट, जो इधर से इधर की ओर फ्लो करेगी पॉजिटिव नेगेटिव, और एक होती है इंड्यूस करंट जो इसका अपोज करती है, जिधर की ओर ये करंट जा रही होती है उसका अपोज करती है, इंड्यूस करंट इंड्यूस करंट जो इसका अपोज करती है। ठीक है, अब सुनो दूसरी बात, ये जो केस है हमारे पास कि अपने करंट से ही अपने अंदर एक और नई करंट बना लेना, यानी कि खुद से खुद की करंट बना लेना, इसको बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। बाहर से कोई मैग्नेट नहीं लगी हुई है, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता देता हूं कि अगर अपने ही करंट की वजह से टैपिंग की लगा के आप करंट को लगातार बदलते रहते हैं, टैपिंग की क्या करोगे, ऑन करोगे क्लोज करोगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगी, छोड़ोगे तो करंट ऑफ हो जाएगी, फिर ऑन करोगे फिर करंट बनेगी, फिर ऑफ हो जाएगी। तो जब जब आप करंट को चेंज करते हैं इस कॉइल के अंदर, तो उसकी वजह से इसके अंदर एक और नई करंट बन जाती है। एक तो करंट वो होती है जो आपने बैटरी से दी है, और एक करंट वो होती है जो उसके अंदर खुद से क्रिएट हो जाती है नई करंट, और वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनती है इसके, उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट। यानी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बल्कि बोल सकते हैं कि इसके ग्रोथ को वो रोकती है। अगर ये करंट बढ़ रही है तो इसका अपोज करती है, और अगर ये करंट कम हो रही है तो उसके सपोर्ट में जाती है। मैं जानता हूं कि आपको तकलीफ होगी इस बात को सुनने में, ये क्या चीज है, लेकिन बस मैं आपको बताता हूं सिंपल सी बात, क्या ध्यान रखो कि अपने ही करंट की वजह से अपने अंदर एक और करंट इंड्यूस कर लेना, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब सुनो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है। ठीक है, ये तो था सेल्फ इंडक्शन अपने आप से। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, एक ये कॉइल थी मेरे पास, ये की, इसको आपने बैटरी से लगा रखा है। ठीक है, और इसके साथ में क्या कर रखा है, आपने एक टैपिंग की भी लगा रखी है। चलो उसके साथ में क्या हुआ, आपने एक और कॉइल लगा दी ऐसे, यहां पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपस में एक काम आपने और किया, सॉफ्ट आयरन कोर लगा दी। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करती है, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को आपस में लिंक कर देती है आराम से। ठीक है, इनका मैग्नेटिक फील्ड दूसरे से पास करता है। तो अब सुनिए क्या होता है, जैसे मैं स्टेपिंग को क्लोज करूंगा, ये तो सॉलिनॉइड है, सॉलिड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बना लेगी ऐसे करके, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे पास करने लग जाता है। मैंने क्या बोला कि जैसे मैं इसको क्लोज करता हूं इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट, सॉलिनॉइड है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जब दूसरी कॉइल से पास करना चालू हो जाता है तो उसके अंदर करंट बननी चालू हो जाती है। यानी यहां से तो दे रहे हो आप मैग्नेटिक फील्ड और इसके अंदर बन रही है करंट, इंड्यूस करंट। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, एक जैसा। यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो म्यूचुअल फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब ये होता है कि भाई मेरा दोस्त कोई वही तो हो सकता है जो इंसान होगा। ठीक है, कोई और जो कि कोई ह्यूमन ही नहीं है तो वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता, ह्यूमन तो होगा ना कम से कम। तो एक जैसे जो लोग होते हैं उनके बीच में जो भी बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं म्यूचुअल बॉन्डिंग। ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड्स, म्यूचुअल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये कॉइल को दूसरी, एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर अगर आप इंड्यूस कर रहे हैं करंट को जनरेट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, इट्स कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। That means production of current in one coil due to the change in current in another coil is known as mutual induction. इसके अंदर करंट को प्रोड्यूस करना किसकी वजह से, दूसरी वाली कॉइल के अंदर करंट के चेंज की वजह से, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसके अंदर जो करंट का चेंज हुआ उससे इसका मैग्नेटिक फील्ड बदल गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड बदला तो फ्लक्स बदला तो इसके अंदर आपके अंदर एक करंट जनरेट होती है। ठीक है, एक जैसी कॉइल की वजह से जो इंडक्शन होता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अगर कॉइल में अपने आप अपनी ही वजह से इंडक्शन हो जाता है बिना किसी एक्सटर्नल बैटरी, बिना किसी एक्सटर्नल मैग्नेट के, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। दिस इज सेल्फ इंडक्शन, दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बस एक मैं आपको लास्ट एक लॉ बता रहा हूं, बस उसको याद रखना। ठीक है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा रहेगा, कभी फिर हम इसके बारे में बात कर सकते हैं।
कभी डिटेल में आप इसके बारे में जानना चाहें तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक लॉ आप जरूर ध्यान रखें, इट्स कॉल्ड लेंज लॉ, LENZ, लेंज लॉ। ये क्या बोलता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड ही है, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक है लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लो कि व्हाट इज कॉल्ड लेंज लॉ। लिख लें बेटा इसका स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट होता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट in a coil, the direction of induced current in a coil is such that, comma, it always opposes the cause which creates it. It always opposes the cause which creates it. ठीक है बेटा? तो जिस कॉज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना होता है वो उसी, जिस कॉज की वजह से करंट बनती है वो उसी को अपोज करती है। अब मैं जानता हूं कि ये बात आपको भी नहीं समझ में आई, लेकिन कोई बात नहीं। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और लेंज लॉ, ये तीन टॉपिक जो है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर मोस्ट प्रोबेबली। हालांकि आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है और ये तीनों टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही आपको चाहिए था, ठीक है ना, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिए, चैप्टर इज ओवर नाउ। जितने टॉपिक आपके सिलेबस में थे वो सारे टॉपिक अब खत्म हो चुके हैं। एसी जनरेटर इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, इस साल एसी जनरेटर सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पार्ट नहीं है, तो वो सारी चीज़ अब डिलीटेड पोर्शन में है, इसलिए आपका सिलेबस यहाँ खत्म होता है मैग्नेटिज्म का, ठीक है बेटा। मैग्नेटिज्म चैप्टर का जो सिलेबस था आपका वो आज की क्लास में खत्म होता है। जो एक्स्ट्रा आपके पास टॉपिक होंगे वो मैं आपको बताऊंगा कभी, ठीक है बेटा। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, इनको ढंग से रिवाइज करिए आप। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इन्हीं बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है बेटा। टेक केयर, बाय।